विल स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इमरान साहब का सबसे पहले थैंक यू सो मच कि उन्होंने अगेन टाइम निकाला और ये सेशंस कुछ पोर्शन वो लेंगे, कुछ मेन पर्पस इस ट्रेनिंग इस सेशन का यही है कि कुछ गाइडेंस, कुछ सजेशंस, कुछ चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए ताकि चांसेस ऑफ सक्सेस जो है स्टेज 1 या ओवरऑल एनआरपीओ के वो एक्सपेडाइट हो जाए। तो कल भी एक सेशन लिया था, कल लोग चूँकि हमारे पास 100 की लिमिट थी, 100 से एक्सीड हो गए थे, तो वो आज दूसरा बैच हम कर रहे हैं ताकि जो कल अटेंड ना कर सके वो आज अटेंड कर सकें। एक चीज़ और भी बताता चलूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ ये मेरी तरफ से और इमरान साहब की तरफ से एक वॉलेंटरी सर्विस है, ना किसी ने हमें ना हमारा कोई फ़र्ज़ है ना कोई जिम्मेदारी है। ये जस्ट इसलिए क्योंकि मुझे इमरान साहब जो हैं बेसिकली एचएससी के रिसोर्स पर्सन भी हैं, मैं भी रिसोर्स पर्सन हूँ, और हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी फंडिंग आती है जो कि यूनिवर्सिटी के लिए होती है और यूनिवर्सिटी उसमें अप्लाई नहीं करती क्योंकि या तो उनको पता नहीं होता, और जब इनको पता होता है उनको अवेयरनेस नहीं होती कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये तो अभी सिर्फ एनआरपीओ एक ग्रांट प्रोग्राम है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ग्रांट्स प्रोग्राम होते हैं, और सिर्फ एचएससी एक फंडिंग एजेंसी नहीं है, बहुत सारी फंडिंग एजेंसी है जो मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ग्रांट्स देती है, लेकिन उसके लिए अच्छे से प्रपोजल लिखने पड़ते हैं। तो ये एक एफर्ट है कि आप एनआरपीयू के लिए भी अच्छा प्रपोजल लिख सकें और भी कोई भी ग्रांट्स आती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकें। तो अगेन इमरान साहब का मैं जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये प्रोफेसर हैं और एचएससी नाही की तरफ से ट्रेनिंग्स कराते हैं ग्रांट राइटिंग पे भी और रिसर्च आर्टिकल्स पे भी। तो ओवर टू यू इमरान साहब, ताकि हम इसको क्विकली स्टार्ट करें और अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के व्हाई यू थिंक दैट यू आर मोस्ट सुटेबल टू कंडक्ट दिस सेशन, जस्ट ब्रीफली, एंड ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है। जी आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साजिद फॉर योर क्विक इंट्रोडक्शन। और बाकी सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने इंटरेस्ट लिया। जैसे डॉक्टर साजिद ने भी कहा कि मकसद ये है कि एक अपॉर्चुनिटी को कैश किया जाए और उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से आएँ और हमारे मुल्क को जो ओवरऑल एक फ़ायदा होना चाहिए अच्छे लोगों के आगे आने से, वो फ़ायदा अचीव हो। ज़्यादा लोग आगे आएंगे, एक जगह सक्सेस नहीं मिलेगी, किसी और जगह उसको दोबारा सबमिट करेंगे विद इम्प्रूव्ड कंटेंट, तो वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। तो याद रखिए कि ये यहाँ पे आप लोगों ने रुकना नहीं है। माशाल्लाह आप सारे आई एम श्योर अच्छे अच्छे करियर वाइज सीनियर लोग हैं। तो ये एक अगर आपने स्टार्ट यहाँ से किया है तो नाउ यू शुड बी ऑन दी पाथ, जो कि अब आपको लाजमी ये इरादा रखना चाहिए कि यहाँ नहीं तो कहीं और ज़रूर मुझे कामयाबी मिल जाए। क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है रिसर्च ग्रांट की राइटिंग और इसके एक्सेप्टेंस का। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप जनरली स्पीकिंग 3 से 4 अटेम्प्ट करते हैं तब आपका पहला, जनरली स्पीकिंग मोटे तौर पे आपका पहला प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। आई एम विद एचईसी नाही फॉर सिंस 2015 और मेरे कोई 6 प्रोजेक्ट कमर्शलाइज हो चुके हैं और उसका अच्छी खासी फंडिंग आई हैव बीन एबल, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। और आई हैव 6 granted patents and around 10 plus patents which are filed. So with this background I start with the some of the content which is related to NRPU। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप एक दफ़ा चीज़ें गो थ्रू कर लीजिए और कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई क्वेश्चन है उनको नोट कर लें। बाय द एंड मैं और डॉक्टर साजिद दोनों जो हैं आपके क्वेश्चंस को जो है ना वो कोशिश करेंगे कि एक अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। सर काइंडली अगर इसको एक्सपेंड कर लें सर, प्रेजेंटेशन को टू बी विजिबल इन द फुल स्क्रीन। ठीक है, ठीक जी अभी विजिबल है सर। ठीक है। So sir, as the name says, it is National Research Program for Universities. सर ये सर बेटर है इसकी मैं खुद शेयर कर लूं बिकॉज आई हैव टू मूव इट अकॉर्डिंगली। आप शायद फिर आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। नहीं, अपना नेक्स्ट स्क्रीन हो गई। ओके, सो दिस प्रोग्राम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में दे दूं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से सक्सेसफुल competitive रिसर्च ग्रांट इनिशिएटिव बाय द एचईसी। और ये एग्जिस्ट कर रहा है सिंस 2002 से और मुख्तलिफ बैचेस में आता रहा है। और प्राइमरली जो फंडिंग है वो फैकल्टी मेंबर्स को दी जाने की कोशिश की जाती है विद ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्च स्टूडेंट्स, मास्टर्स एंड पीएचडी।
और इसमें प्राइमरीली फोकस जो है वो एक लैब और उसके इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर होता है। हम आगे इनकी कैटेगरीज भी देखेंगे, बट द फंडिंग इज गिवन इन ऑल पॉसिबल डोमेन, जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सब के सब एरियाज जो हैं वो कवर करने की कोशिश की जाती है। परसेंटेज थोड़ी सी वेरी करती है। सर हिस्ट्री को अगर देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च ग्रांट इनिशिएटिव। जैसा मैंने कहा 2002 और उससे पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। स्टैंडर्डाइज किया गया इसको 2011 के अंदर और इसकी फंडिंग का अमाउंट बढ़ा दिया गया। इट वाज पॉज फॉर लास्ट 3 इयर्स, बट और उसकी वजह कुछ थी, जिस तरह कोविड का एक टाइम आया, एचईसी रीस्ट्रक्चर हो रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया, बट नाउ इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अगेन। और अगर डाटा इसका देखें हम तो तकरीबन सक्सेस रेट जो है वो फंडिंग जितने इसमें लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 5 में से 1 फंडिंग प्रपोजल जनरली जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो 20-21 2016-17 का डाटा मैं देख रहा था तो एग्जैक्टली 21% जो थे वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए थे। अभी जो करंट जिस तरह से इसमें ट्रेंड है 2018 ऑनवर्ड्स, 2018 में इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि एक पाकिस्तान विजन लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हिच वाज विजन 2025। तो उस वजह से उस पर्सपेक्टिव से वहाँ पे जो एम्स डिफाइन किए गए हैं उनके साथ अलाइनमेंट की कोशिश की गई along with the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये विजन रखा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च जो है वो उसको फंड किया जाए, जिसका लास्ट हमारे सेशन में बात भी हम कर रहे थे और दोबारा भी यहाँ बात करनी चाहिए कि हमारी इम्पैक्ट जो है ना वो नज़र नहीं आता हमारी रिसर्च का, फैकल्टी का और एकेडेमिया का। वो जो इम्पैक्ट है उसको सोसाइटी में देखने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च टॉपिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करने का ध्यान किया गया लेटली, और अब थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो ध्यान ज़्यादा है अलॉन्ग विद दी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के, ऐसी रिसर्च हो जिसमें किसी एक खास डोमेन में नहीं बल्कि 3-4 डोमेन मिल के काम कर रहे हो। नाउ कमिंग ऑन टू दी की फीचर्स सर। सो इसमें आई एम श्योर बहुत लोगों के बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस लेंगे तो वहाँ पे चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। तो एज आई हैव रिटन हियर कि इट इज़ ओपन टू फैकल्टी मेंबर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, जिसकी लिस्ट जो है वो एचईसी ने अपने वेब पेज पे दी हुई भी है, जो मैंने नीचे एक इनका लिंक मेंशन किया, वहाँ पे जाके उसको आप डिटेल में देख भी सकते हैं। और द पीआई और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, फर्स्ट स्टेज में इट्स ओनली दी पीआई, और बाद में जब आप डिटेल प्रपोजल देंगे तो देन नंबर ऑफ को पीआईज कैन बी इंक्लूडेड। हाउएवर एट द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज स्क्रीनिंग फेज, उसमें पीआई ने अपना काम करना है और पीआई मस्ट बी अ पीएचडी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन जो इक्विवेलेंट टू पीएचडी है वो वेबसाइट पे मेंशन है, अगर आप उन डोमेन में से कहीं से फॉल करते हैं तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ही मस्ट बी और शी मस्ट बी अ रेगुलर परमानेंट फैकल्टी पोजीशन। और जो प्रपोजल सबमिट होने हैं फर्स्ट फेज के, वो आपने थ्रू एचईसी आर&डी ऑनलाइन पोर्टल सबमिट करने, जिसका ये लिंक मैंने मेंशन किया है, इस पे जाएंगे अगर आप तो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, और फिर आपको आपकी कुछ डिटेल्स वो वहाँ पे लेगा और अकॉर्डिंगली आपको फिर अलाउ करेगा कि आप अपना प्रपोजल या किसी किस्म की भी और एक्टिविटी जो एचईसी से रिलेटेड है वो जो कि आर&डी से अफेक्ट हो रही है वो वहाँ पे आप अपने प्रोसेस में जा सकते हैं। और इस स्टेज के ऊपर जो फर्स्ट स्टेज है, एज आई रिटन के इट्स अ 2 स्टेज इवैल्यूएशन प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर एज सच कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का कोई सेक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता हो या ओरिक की रिक्वायरमेंट एट दिस स्टेज हो। हाँ, ये जरूर है कि आप उनको ऑन बोर्ड खुद ले सकते हैं, बट एचईसी की रिक्वायरमेंट एज सच फर्स्ट फेज में ये नहीं है। सेकेंड फेज के अंदर वो इसको इन्वोक करेंगे कि आपकी और एक कोई आपकी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज भी ऑन बोर्ड आ जाए और उनके सिग्नेचर्स कुछ चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व हो। सर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि जो फोकस है इस पूरी फंडिंग का, वो अगेन आई वुड मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि इसका फोकस पीआई को पीआई की पेमेंट्स नहीं है। यू विल बी मोस्टली गेटिंग वन बेसिक सैलरी फॉर द इंटायर ईयर, पीआई एंड को पीआई। जो मेजर फोकस इसका होता है वो इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, आपके जो लैब्स हैं उनके लिहाज से आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जिसमें प्राइमरीली फिक्स्ड इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स दोनों शामिल होते हैं, उनके ऊपर फंडिंग की जाती है। और अगेन जो आपके टीम लीड्स होते हैं जो उसके ऊपर प्राइमरीली काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट की जाती है प्रॉपरली, बट पीआई को बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं रखा गया। दे वुड बी मोर ऑफ द टाइम
वर्किंग एज दी मैनेजमेंट साइड ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स उनका रोल तो है, बट ये कि उनके लिए पेमेंट एज सच नहीं रखी गई इसके अंदर। तो जो इस लिहाज से आना चाह रहे हैं कि इसमें उनको एक्स्ट्रा मंथली पेमेंट मिलेगी, तो वो अभी से क्लैरिफाई उनको होना चाहिए कि इसके ऊपर उनको मंथली पेमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि साल में सिर्फ एक पेमेंट होगी। बाकी सारे जो मोटे कुछ डोमेन्स हैं वो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें आपके स्टूडेंट्स भी कवर होते हैं, आपकी ट्रैवल और पब्लिकेशन कॉस्ट कवर हो सकती है, और फील्ड का काम जो है वो एक्सेप्ट उसमें किया जाता है। जो बजट की रेंज है वो अप टू 20 मिलियंस है as far as the basic research is concerned, and it could go beyond 20 million in case of the applied research, और वहाँ पे जो प्लस कंटेंट है प्लस 20 मिलियन, वो इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपको देगी। जो ड्यूरेशन है वो 24 मंथ की फिक्स की गई है, बट यहाँ पे 24 से 36 मंथ तक ये ग्रांट आती रही है। एट द मोमेंट 24 मंथ्स के ऊपर चीज़ें जो है वो फिक्स है, और it primarily try to encourage your interaction with the industry, which is in fact the requirement which is lacking in our academia, कि आप जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कमर्शलाइज कर सकते हैं, चाहे वो किसी किस्म की भी चीज़ हो, उनसे असिस्टेंस में उनको ऑन बोर्ड रखें, और उनसे इन काइंड या एक्चुअल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बीच में सिस्टम के अंदर ऐड करने की कोशिश करें। जो रिसर्च डोमेन्स हैं, देयर आर 2 रिसर्च डोमेन्स जिसके अंदर ये कैटेगरी या फंड जो है वो डिवाइड किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टोटल पैसा जो आएगा वो उसमें से 30% बेसिक रिसर्च ग्रांट के ऊपर, और जो बाकी का 70% है वो अप्लाइड, जिसको कमीशन स्ट्रेटेजिक रिसर्च ग्रांट का नाम दिया गया है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये अमाउंट्स होंगे, बट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो फंडिंग की रेंज कितनी रखी जाए। बाज़ औक़ात अगर अप्रूव प्रोजेक्ट्स ही कम हो तो ये शायद ही सबको मिल जाए, और अगर अप्रूव प्रोजेक्ट ज़्यादा हो तो जनरली इस तरह भी किया जाता है कि 20 मिलियन की ग्रांट को ब्रेक किया जाता है 10 मिलियन में या 5 मिलियन में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी फिजिबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेंस रेट या उसकी जो ग्रेडिंग है बाय द इवैल्यूएटर्स। तो खैर मोटे तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है। So if you talk about the basic research grant, so this is not the applied research. This supports the basic research in all disciplines, and the funding is limited to 20 millions, or duration is up to 24 months max. While coming on to the next grant, which is the applied research grant, next slide के ऊपर, this is allocated in further 2 subdomains. One is the thematic applied research, एंड सेकेंड इज दी सॉलिसिटेड अप्लाइड रिसर्च। दोनों में फ़र्क ये है कि जो पहली टाइप है वो आप सोचें अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि अप्लाइड नेचर की है और उसको आप बनाना चाहते हैं, इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर, इट कुड बी अ हार्डवेयर, इट कुड बी अ नॉलेज प्रोडक्ट। 3 डोमेन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जा सकती है। उसको किसी ख़ास पर्सपेक्टिव से देखा जाए और आप उसमें कोशिश करके किसी इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड कर लें। रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि प्रेफरेबली इंडस्ट्री ऑन बोर्ड हो फॉर थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च, और जो टॉपिक्स हों या जो प्रोडक्ट्स हों, दे शुड बी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एड्रेसिंग सम ऑफ द लोकल प्रॉब्लम, और प्लस ये कि मल्टी डायमेंशनल मल्टी सेक्टोरल डोमेन के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हों और अलाइंड हों विद द एसडीजीज। दिस इज एज फार एज द थीमेटिक रिसर्च इज कंसर्न। इसी के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है, दिस इज इनफैक्ट ऑन डिमांड, कि कोई इंडस्ट्री ऐसी है, कोई मिनिस्ट्री ऐसी है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है जो कि आपसे कहता है कि मैंने इंप्रूवमेंट करनी है और मैंने कोई एक नई प्रोडक्ट जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, जिसमें मुझे आप एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आप असिस्ट करें, एंड मैं आपको उस पर फंड भी करूंगा, और दिस वुड बी कॉजिंग द रिडक्शन इन द इंपोर्ट्स फॉर पाकिस्तान, and I will be able to export multiple things out of Pakistan. So this requirement would require कि कोई ना कोई इंडस्ट्री लाजमी ऑन बोर्ड हो। तो आउट ऑफ द 2 कैटेगरीज जो फर्क है, पहली कैटेगरी में कि वो प्रेफरेबली रिसर्च प्रेफरेबली इंडस्ट्रियल पार्टनर हो, सेकंड में कंपलसरी आपका इंडस्ट्रियल पार्टनर हो, तब वो उसके अंदर आपको जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें जरा अगर आप गौर करें तीनों कैटेगरीज के अंदर, तो अगेन ये थोड़ी इंटेलिजेंटली डिसीजन ये भी करना होता है कि किस में ज्यादा चांसेस हैं मेरे एक्सेप्टेंस के। तो आप ये नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सॉलिसिटेड अप्लाइड रिसर्च के, क्योंकि इसमें सबसे कम लोग अप्लाई करते हैं। रीजन बीइंग कि इसमें एफर्ट ज्यादा है, इसमें होमवर्क ज्यादा है। तो इस हवाले से भी अपने आप को अपने जहन में रखना है कि एट द एंड इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
These are the broad thematic research areas. Once you will apply तो आपको वहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज में नजर आएंगे. यहाँ पे ये दो कैटेगरीज जो नजर आ रही हैं, इनके अंदर फर्दर जो सब डोमेन्स हैं वो भी मेंशन्ड है. इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है वंस यू गो फॉर दी थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च. और उसके अंदर फिर आप से अगर आप समझते हैं आपने कोई डायग्नोस्टिक किट सेलेक्ट आपने बनानी है तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे विद इन द डोमेन ऑफ हेल्थ वेलबींग एंड बायोटेक्नोलॉजी. और इस तरीके से जो ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त मेरे ख्याल में होगी दैट इज़ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई और आईओटी, साइबर सिक्योरिटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे जैसे एआई का डोमेन है तो एआई का डोमेन जो है या आईओटी का जो डोमेन है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सेक्टर, मेड बी अ सोशल साइंसेज सेक्टर, मेड बी अ एजुकेशन सेक्टर, मेड बी अ बायोमेडिकल सेक्टर. सो ये जो कुछ डोमेन्स हैं जब अपनी आप प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं तो उसमें एक अच्छी टीम अगर आप बनाएं और अपने आप को एज अ पीआई लेके चलें, बट टीम वुड बी समथिंग लाइक दिस कि जो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दे जो कि नॉट प्योरली योर ओन एरिया हो. लाइक आप एजुकेशन के हैं लेकिन आप समझते हैं कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जो कि एआई बेस्ड होगा और से दैट कुड take on students. It could be that platform can be universal of universal nature, can earn money out of it. So something like this can also be decided, जो may not be उस एजुकेशन वाले बंदे का शायद मेन डोमेन ना हो, बट उसकी टीम के अंदर ऐसे लोग हों जो ऐसा काम सोच सकें, तो उस तरह का कोई काम थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च एरिया में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर अगली स्लाइड पे हम देखें तो कुछ और सिमिलर डोमेन्स हैं लाइक एनर्जी. आजकल जो रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे काम लोग सोचते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से एक सेपरेट कैटेगरी डिफाइन की गई है कि आप एग्रीकल्चर के अंदर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लें आप. और अगले स्लाइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फर्दर 3 डोमेन्स हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर है विद फर्दर सब डोमेन्स, मटीरियल्स एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से है, और फिर लास्ट पॉइंट जो है वो गवर्नेंस पॉलिसी सोसाइटल इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से है. लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादातर सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो अप्लाई किया जा सकता है. कमिंग ऑन टू द फेजेस, सो देयर आर 2 फेजेस जिसमें आपका प्रोजेक्ट जो है वो इवैल्यूएट होगा. पहला फेज इज स्क्रीनिंग एंड डेस्क रिव्यू जो कि विद इन एचईसी ही होगा, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट की गई है. इसका मकसद ये है कि आउट ऑफ मैनी certain proposals can be finalized which can be sent to the phase 2 for the external reviews. So जो पहला स्टेज है इसमें फर्स्ट तो एलिजिबिलिटी चेक स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका क्लरिकल स्टाफ ही कर लेगा, जिसको एचईसी इंटरनल रिव्यू का नाम दे रही है कि वो दे विल जस्ट चेक कि पीआई एलिजिबल है फॉर दिस टाइप ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट, उसका प्रपोजल ठीक है, उसने सारे खाने फिल किए हुए हैं, एचईसी के प्रायोरिटी एरिया से वो लिंक्ड अप है, और इस पीआई की कोई ऐसी बैड रेपो नहीं है, कोई इसका पेंडिंग एनआरपीयू प्रोजेक्ट नहीं है या कोई ये सेकंड प्रोजेक्ट तो नहीं है इसका. सो द रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट स्टेज इज टू that PI must not be doing any other NRPU project. So these are the eligibility check, and once it is passed, then they would pass it to the subject experts, which are again HEC list उनकी maintain कर रहा है, और उनको वो हर proposal को at least 2 reviewers के पास भेजेगा, which may be academic and may be industrial both, और one each. ये depend करता है availability के ऊपर, और they will then evaluate based on certain things जो यहाँ mentioned है. बट ये जो चीज़ें यहाँ mentioned है, you will see कि these are applicable even for the phase 2 as well, because if you read through them, so you need to align your product with national needs. उसमें novelty innovation का content नज़र आना चाहिए, उसमें technical soundness होनी चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, और उसको वाकई वो doable है, feasible है, उसको देखा जाए, और उसका impact एकेडेमिया में, इंडस्ट्री में और सोसाइटी में इसको देखा जाता है. तो इसको अगर आप शॉर्ट हैंड में मैं इसको कहूँ तो इन ऑर्डर ऑफ माई प्रायोरिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस बेस पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स आज तक देखे हैं या एवेलुएट किए हैं, तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट का फीजिबल होना है कि वाकई वो किया जा भी सकता है, या ये ऐसी बस बड़ी बातें की हुई हैं. और नंबर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट एकेडेमिया में, आपके स्टूडेंट्स पे, आपकी सोसाइटी में और आपकी इंडस्ट्री पे क्या हो रहा है. आप कोई लोकल लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री को तैयार कर रहे हैं, उसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा और मे बी उसकी वजह से आपको एज अ इकोनॉमी कुछ फ़ायदा हो सके.
तीसरी चीज़ ये है कि ये वाकई नेशनल नीड भी है या ऐसे ही एक आप चीज़ को लाना चाह रहे हैं जो कि हमारे कल्चर से या हमारी रिक्वायरमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। एंड देन इज़ योर इनोवेटिव कंटेंट कि उसमें कितनी इनोवेशन है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और सिर्फ आपने किसी और जगह देखी है और उसको आप यहाँ पे एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरली स्पीकिंग देयर आर सर्टेन अदर ग्रांट्स। और देन द साउंडनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट या दैट प्रोजेक्ट के वाकई टेक्निकली ठीक बात हो रही है, कोई इसमें ऐसी गलत बात नहीं है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, इसको फिनिश के नाम से आप याद रख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, उसमें है या नहीं है। और इन सबको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके अंदर होती है कि वो जो आपका प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक पर्सनल और इमोशनल टच होना चाहिए। आजकल बड़ी ईज़ी हो गया है प्रपोज़ल लिखना या कोई भी कंटेंट क्रिएट करना बिकॉज़ ऑफ द जेन आई टूल्स। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये आसानी इख्तियार करने की कोशिश की होगी और यू इफ यू आस्क दी जेन एआई टूल्स जिसमें आप जेमिनी है, जिसमें आपका चैट जीपीटी है, जिसमें डीप सीक है, वो आपको सारा कंटेंट बना के दे देगा। बट ये याद रखिए कि वो कंटेंट जो है वो रोबोटिक कंटेंट होगा, उसमें कॉमन वर्ड्स होंगे, उसमें बज़ वर्ड्स होंगे और वो पढ़ने वाले को फौरन नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर जो है ना ये इसका अपना पर्सनल काम नहीं है। तो वो जो हैंडमेड एक आइडिया दुनिया में चलता है हमेशा कि जी रोल्स रॉयस हैंडमेड है, उसकी एक अलग क्वालिटी है और समथिंग लाइक दिस कि वो एक एक अलग से एक फीलर देता है इवैल्यूएटर को भी और जो बंदा भी उसको देख रहा होता है। तो वो चीज़ जब तक नहीं आएगी आपकी इस प्रपोजल के अंदर, आई कैन गारंटी यू कि द टाइम द इवैल्यूएटर विल फील कि इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय सम अदर टूल, ही विल नॉट गो इनटू डिटेल, ही विल जस्ट सिंपली रिजेक्ट इट। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। आप बेशक गलत इंग्लिश इस्तेमाल कर लें, आप बेशक उसको बहुत कोई टेक्निकली उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो, बट ये कि उसके अंदर ये फीलर हो कि ये आपने दिल से लिखा हुआ है। तो वो जो दिल वाला कंटेंट है वो कैसे आएगा, दैट यू नो बेटर। आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं। फेज 2 के अंदर अगेन जो फर्स्ट फेज 1 से जो प्रोजेक्ट्स निकल जाएंगे एज पर रूब्रिक्स, उनको फेज 2 में मूव कर दिया जाएगा और जो रिजेक्ट हो जाएंगे उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो इसमें कोई रिव्यूज दिए जाएंगे आपको, बट इट वुड जस्ट बी फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। और फेज 2 के अंदर जो है अगेन देयर वुड बी, अगर आगे हम चलते हैं जी, फेज 2 जो है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, ये एक्सटर्नल रिव्यू प्रोसेस है जिसमें एचईसी विल असाइन 2 और मोर एक्सटर्नल रिव्यूअर्स which may be from national or international domain, again area experts, both industry and academia, and they will give the detailed feedback on your project proposals। और इसके अंदर भी यही फिनिश के जो मैंने आपसे कीवर्ड यूज किया उसी को फॉलो किया जाएगा along with the budget, कि जो बजट का जस्टिफिकेशन है वो बजट जो है देखी जाती है, उसमें एचईसी की अपनी टीम भी इन्वॉल्व होगी और वो रिव्यूअर्स के कमेंट्स भी आएंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखें कि बजट के अंदर 2 मेजर कंटेंट्स होते हैं, एक एचआर का कंटेंट होता है और एक आपका इक्विपमेंट का कंटेंट होता है। जितना आपका इक्विपमेंट का कंटेंट ज़्यादा होगा उतना बजट की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जितना एचआर का कंटेंट ज़्यादा रखते हैं उतना आपके बजट के ऊपर क्वेश्चंस बढ़ते हैं। और अगर मैं 20 मिलियन की यहाँ पे आपको मोटी डिस्ट्रीब्यूशन दूँ तो इस 20 मिलियन के अंदर 20% औरिक ले लेगा आपसे, यानी 4 मिलियन तकरीबन चला जाएगा औरिक के पास, 16 मिलियन बचेगा आपके पास। 16 मिलियन की अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो 8 मिलियन आप एचआर और 8 मिलियन आप इक्विपमेंट के ऊपर मोटे तौर पे ले जा सकते हैं। अब आप जितना अपनी एचआर को कम करते जाएंगे उतना आपकी जो बजट एक्सेप्टेंस है वो इन द आईज ऑफ द रिव्यूअर्स एज वेल एज इन द आईज ऑफ द एचईसी वुड इंक्रीज, बिकॉज दे वांट के खर्चा आपके इक्विपमेंट पे हो बल्कि ज्यादा खर्चा जो है वो आपकी टीम के ऊपर ना हो। बट एक अच्छा सा एक मिक्स्ड बैलेंस टाइप आपने अप्रोच इख्तियार करनी है एंड आई होप कि थोड़ा सा आप जब इसको देखेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ गुड बजट। एक और चीज़ मैं साथ बताता जाऊं कि बजट के लिए आजकल एक्सेल शीट्स के अंदर फार्मूलाज लगे होते हैं। प्रोबेबली यहाँ भी इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा कि आपको फार्मूला लगा के देंगे तो the time you are trying to exceed the required budget, it will not allow you। तो hopefully आपको वो एक assistance वहाँ से बजट के ऊपर मिल जाएगी, बट अगर नहीं मिले तो मैंने एक ब्रॉड फिगर आपको दिया है कि it should not go beyond 50% of the total budget towards the HR। ये एप्लीकेशन प्रोसेस की कुछ जो स्नैपशॉट्स हैं, आई जस्ट प्लेस्ड इट, दिस इज फ्रॉम दी research.hec.com। उसमें आप जब सेलेक्ट करते हैं एनआरपीयू को, आप सेलेक्ट करेंगे पहले ऑप्शन में रिसर्च ग्रांट को, वो कोई भी हो सकती है। इस वक्त चूंकि एक्टिव एनआरपीयू है तो यही डिस्प्ले हो रही होगी। बाद में अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे और रिसर्च ग्रांट्स पे जाते हैं तो वो भी यहीं पे अवेलेबल होंगी। फिर अपनी आप इनिशियल डिटेल्स, अपनी पिक्चर्स जो आप इसमें इंसर्ट करते हैं वो डालेंगे।
एजुकेशनल डिटेल्स अपनी इंसर्ट करेंगे फ्रॉम योर मैट्रिक ओ लेवल टिल योर पीएचडी. इट विल गो ऑन टू आस्किंग अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन कि आप किस वक्त में क्या करते रहे हैं, और अल्टीमेटली इट विल टेक यू टू द रिसर्च ग्रांट पेज, जहाँ पे आप फिर ड्रॉप डाउन मेन्यूज में अपने कंटेंट को फिल करेंगे. आप रिसर्च का टाइटल लिखेंगे, अपने कोलैबोरेटर को मेंशन करेंगे कि उसकी डिटेल लिखेंगे. अभी एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि मोटे तौर पर टेलीकॉम आपने लिख दिया, तो आई वुड से कि यहाँ पे जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन विल इंडिकेट कि यू हैव डन सम होमवर्क. सो द मोर स्पेसिफिक कोलैबोरेटर नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन यू विल मेंशन, इट विल कैरी मोर मार्क्स. टोटल ड्यूरेशन इज 24 मंथ्स. आप कब में करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं. थीम और ये डिसिप्लिन और सब फील्ड जो है, ये मैंने जो आपको शुरू की स्लाइड्स पे कुछ एरियाज दिखाए थे, उसी तरह के यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिस्प्ले होंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो इसके ऊपर आप जैसे ये देखते हैं कि अगर आप थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च को सिलेक्ट करते हैं तो वही 7 एरियाज यहाँ शो हो रहे हैं, और 7 एरियाज में से किसी एक को आप क्लिक करते हैं तो फर्दर सब डोमेन्स जो हैं वो आपको शो होंगी. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उसकी स्नैपशॉट भी रखी हुई है. यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, तो आई कैन फर्दर गो एंड सेलेक्ट दी एआई, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, चिप मैन्युफैक्चरिंग. किसी एक को मैं सब डिसिप्लिन में सेलेक्ट कर सकता हूँ. इस तरीके से ये चीज़ें फिल हो जाएंगी. जब ये फिल हो जाएंगी उसके बाद ये 5 डोमेन्स हैं जो कि आपने फिल करने हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है, रिसर्च सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एड्रेस को बताना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स बतानी है, और सजेशंस फॉर एनी एडिशनल पैरामीटर्स जो कि आप समझते हैं कि पहले 4 के अंदर मैं फिल नहीं कर सका बट इंपॉर्टेंट है टू फॉर द रिव्यूअर, वो यहाँ पे लिख सकते हैं. इनके ऊपर डिटेल जो है वो डॉक्टर साजिद थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे आपके साथ. और लास्ट स्लाइड जो मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज अबाउट दी जेन एआई के ऊपर, क्योंकि आई एम श्योर एट द मोमेंट 70-80% लोग जो है वो चैट जीपीटी को यूज करेंगे, तो इट इज नॉट बैड, इट इज गुड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. ऐसी चीजें सोचना जो शायद आप ना सोचें वो आपको सोच के दे सकता है, आपके कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकता है. तो दिस इज गुड. इस हद तक तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए. बट देर आर सर्टन अदर रीजन जिसकी वजह से आपको अपना अलार्म ऑन रखना चाहिए, कॉशन में रखना चाहिए. वो क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि जेन एआई टूल जितने भी हैं उनके अंदर पैशन इमोशन नहीं है, उनके अंदर रोबोटिक नेचर है. तो दे वुड बी ऑलवेज लैक ऑफ जेन्युइन इनोवेशन एंड डेप्थ. They would be generic and their logical flow would be weak. Sometimes it would create wrong information, fabricated information, which, if noted, would damage your reputation, whosoever is evaluating your research project. It has, generally speaking, poor alignment with the funder priorities. So उसको नहीं पता होता कि ये स्पेसिफिक फंडिंग एजेंसी किस तरह से ये रिक्वायरमेंट मांग रही है, तो वो तो मोटे बात करेगा क्योंकि उसने बहुत बड़े डेटाबेस के ऊपर अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, तो वो बहुत खास बात नहीं करेगा. फिर अगेन एथिकल प्लेजर रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि चीज़ें क्योंकि कट पेस्टेड होती हैं. और अब ऐसे टूल भी आ गए कि डायरेक्टली भी बताते हैं आपको कि जेन एआई है, और ये भी बताते हैं कि आपने इसको स्पिन करके 3-4 सिस्टम से गुजार के फिर प्लेस किया हुआ है. तो इन एनी केस दिस क्रिएट्स दिस लीड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन एंड द रेपुटेशन डैमेज. और सबसे इम्पोर्टेंट, इट लैक्स पर्सनलाइजेशन, ह्यूमन टच. It has no passion, it has no specific experience to that product जो कि आप सोच रहे हैं, and commitment. So it would always be a general project proposal if you try to find it out, you help it out with the help of any Gen AI tool. So be very clear on this and try to accordingly get out or prepare your proposal which has more possibility of acceptance. With this, I end this part and now I hand it over to Dr. Sajid. इमरान साहब ने जो आपको डिटेल बताई है ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफली, और जो उनके जो कंपोनेंट्स हैं मैं उसके बारे में जस्ट ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ. जो स्टेज 1, इससे पहले जो एनआरपी होते थे या जो भी ग्रांट्स होती थी, यूजुअली उसमें फुल प्रपोजल मांगा जाता था. अब फुल प्रपोजल का रिव्यू करना भी मुश्किल होता था और ऑथर के लिए भी एक टाइम प्रोसेस होता है. नाउ दिस टाइम दे कन्वर्ट इन 2 स्टेजेस. स्टेज 1 पे ब्रीफ प्रपोजल है, या जिसको दूसरी ज़बान में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्सेप्ट नोट भी कहते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या स्टेज 1 प्रपोजल जो है बेसिकली 5 से 6 चीज़ें और टोटल 500-1000 वर्ड्स. टोटल स्टेज 1 प्रपोजल 3500 वर्ड्स का है. और जैसे कि सर ने बताया, बेसिक रिसर्च और थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च, ये 2 थीम है. बेसिक रिसर्च 30% है और 70% थीमेटिक अप्लाइड रिसर्च. तो ऐसी रिसर्च
जिसमें आपने कोई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, या एग्जिस्टिंग नॉलेज या लिटरेचर को एक्सपेंड करना है, कोई गैप को फिल करना है, दैट्स अ बेसिक रिसर्च। कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है, क्लाइमेट का इशू है, या कोई कोई ऐसा मॉडल बनाना है, कोई ऐसा टूल बनाना है या वैक्सीन बनानी है, दैट कुड बी अप्लाइड रिसर्च। सो थेमेटिक रिसर्च जो है यूजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, और उसमें एकेडमी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस दफ़ा जो NRPO है इसमें मोर फोकस है एकेडमी और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन, रादर देन एकेडमिया इंडिविजुअली ग्रांट NRPO करे, और क्योंकि पास्ट की एक्सपीरियंस ये बताता है कि NRPO प्रपोजल या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया सोसाइटी में। सो दिस टाइम दे वांट कि आप कोलेबरेट करें इंडस्ट्री के साथ, और उनकी प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस निकालें। So basic research support fundamental research in all discipline, और strategic research grant जो है ये एक्चुअली solution oriented है, product oriented है, कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ दिखानी है जिसका इकोनॉमी पे या हमारे जो सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आए। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप बेसिक रिसर्च पे भी काम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिसर्च पे भी काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, क्या आपका आउटकम क्या है, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू। सो बेसिक रिसर्च एंड कमीशन स्ट्रेटेजिक पर्पस बेसिक फंडामेंटल थ्योरेटिकल नॉलेज, और अप्लाइड रिसर्च का कोई सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इशू है, आउट ऑफ चिल्ड्रन, हमारे यहाँ पर इशू आउट ऑफ चिल्ड्रन ये कि स्कूल एज गोइंग बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते या ड्रॉप आउट है, ये भी एक चैलेंज है। तो इस तरह के कोई चैलेंज जिसका अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई मॉडल डेवलप कर सकते हैं या कोई टूल डेवलप कर सकते हैं, दैट वुड बी कमीशन स्ट्रेटेजिक रिसर्च। और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, कोई नॉलेज को ड्राइव करना है, कोई 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 चीज़ एक्सप्लोर करनी है, या एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर कोई चीज़ एड अप करनी है, या कोई गैप है आइडेंटिफाई किया फिल करना है, दैट वुड बी अ बेसिक रिसर्च। और स्कोप दोनों का जो है, आई मीन ये जो फर्स्ट का स्कोप है ज़्यादा नॉलेज है, मोर लाइक एकेडमी है, और जो कमीशन स्ट्रेटेजिक ग्रांट है ये मोर लाइक इंडस्ट्री है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्री कोलेब्रेशन बेसिक रिसर्च में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कमीशन स्ट्रेटेजिक रिसर्च में प्रिफर्ड भी है, और मतलब इस हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री। फंडिंग लिमिट 20 मिलियन है बोथ केसेस, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 24 मंथ्स और 2 इयर्स का है। सो ये एक वेबसाइट है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। ये वेबसाइट भी बड़ी यूजफुल वेबसाइट, ये HSC की अपना एक पोर्टल है जिसके अंदर अकेडमिया के लोग, अकेडमिया के, इंडस्ट्री के, या जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये मैंने लिंक आपको शेयर किया हुआ है ग्रुप में, दोबारा भी शेयर करता हूँ। अगर आप कोई भी अपनी फील्ड से मुतालिक, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी कोलैबोरेटर को आप तलाश करना चाहते हैं, इस पोर्टल पे जाके आप तलाश कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्री के और मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, और उनको अपनी उसके प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक टीम मेंबर भी बना सकते हैं, कोलैबोरेटर भी बना सकते हैं। और ये HSC ने बनाया इसी पर्पस के लिए कि यूनिवर्सिटी आइसोलेशन पे काम ना करे, यूनिवर्सिटी एकेडमिया या ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो करंट इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। स्टेज 1 जो है प्रपोजल की रिक्वायरमेंट अराउंड 3000 टू 3,500 वर्ड्स का है, जिसमें एक बेसिक रिसर्च डोमेन आपने बताना है कौन सा आपका बेसिक है, थमेटिक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्कोप, रिसर्च सिग्निफिकेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। ये 6 चीज़ें, और एक 7वीं चीज़ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये चीज़ जो है वाइसली लिखना और कन्विंसिंग लिखना, ताकि जो रिव्यूअर है वो कन्विंस हो जाए और आपके आइडिया को वो आपका आइडिया पिच हो जाए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका आइडिया बेहतरीन होता है लेकिन उनको राइट अप सही करना नहीं आता। तो राइट अप, एकेडमिक राइटिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, कि आप कोई भी आपका जो आपका आइडिया है, जो सोल्यूशन है, वो किस हद तक आप कन्विंस कर पाते हैं रिव्यूअर को। सो वर्ड लिमिट दी हुई है, 500 वर्ड्स में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है?
क्लियरली डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम विद रेलेवेंट बैकग्राउंड। आप बताएं बेसिकली ऐसा क्या हुआ है जिसकी बेस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। कोई रैशनल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जिसको आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वो प्रॉब्लम कहलाता है, वो क्या चीज़ है, वो उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो आपने जो आपका जो भी प्रॉब्लम है जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, पहले तो कन्विंस करें रीडर को, रिव्यूअर को कि ये वाकई प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जिस चीज़ को प्रॉब्लम समझता हूँ दर हकीकत वो प्रॉब्लम ना हो, मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यू नीड टू प्रोवाइड अ रेशनल और जस्टिफिकेशन। आपने केस बिल्डअप करना है कि व्हाई यू थिंक दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच यू वांट टू इन्वेस्टिगेट। तो हाईलाइट द रिसर्च गैप एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने बताया, देन आल्सो मेंशन कि व्हाट अदर सॉल्यूशंस आर अवेलेबल एंड व्हाट आर द फ्लॉज एंड डेफिशिएंसी ऑन दो सॉल्यूशंस एंड व्हाई योर सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट आप क्या गैप है जिसको आप फिल करना चाहते हैं। एंड प्रोवाइड एविडेंस, डेटा, रिपोर्ट, लिटरेचर टू जस्टिफाई द प्रॉब्लम। बेहतर है कि आप इसमें इनटेक्स साइटेशंस वगैरह और दूसरी चीज़ें भी एडअप करें। कोई लाइक क्लाइमेट चेंज का है, आउट ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल्स बच्चे हैं, या ये जो कोई भी इशू सामने आता है तो कुछ अगर स्टेटिस्टिकल फिगर एविडेंस करें तो आपके क्लेम को एक सपोर्ट मिलती है और रिव्यूअर को भी अंदाज़ा होता है कि आपने कोई रिसर्च की है तो उस बेस पे आप कोई बात करें। So provide in-text citation with sufficient data and statistical figures. Ensure the problem align with the research domain and objective. जो भी आपका डोमेन है, बेसिक रिसर्च है या स्ट्रेटेजिक अप्लाइड रिसर्च है, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ अलाइन भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट फेज है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 500 वर्ड्स लिखना मैटर नहीं करता। आप 1500 वर्ड्स लिख सकते हैं और अगर हकीकत में देखें तो 2000 वर्ड्स पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना आसान होता है, लेकिन उस 2000 वर्ड्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 500 वर्ड्स में लाना कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें स्किल चाहिए कम्युनिकेशन की, रीडिंग कम्युनिकेशन की और एकेडमिक राइटिंग की। तो आप किस हद तक कन्विंस कर सकते हैं रिव्यूअर को कि व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्टिगेट एंड व्हाई दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट नीड फंडिंग फ्रॉम डोनर। क्योंकि बेसिकली ये जो पूरा प्रपोजल है ग्रांट से, एक्चुअली यू वांट टू पिच, यू वांट टू सेल कि आपके पास एक आइडिया है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। दिस आल्सो इन 500 वर्ड्स और इट शुड बी स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड एंड ऑब्जेक्टिव। इमरान साहब ने एक बात कही थी, आप उसको मैं रिट्रेट कर देता हूँ कि बहुत सारे प्रपोजल ऐसे होते हैं जो बड़े ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या ये करने के बाद एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा, या ये सोल्यूशन प्रोवाइड होने के बाद इकोनॉमिकल बूम आ जाएगा और गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। ऐसा नामुमकिन है। आप ये, और वैसे भी एकेडमिक राइटिंग का एक असूल है, किसी भी कोई भी आप रिसर्च आर्टिकल लिखें या ग्रांट राइटिंग लिखें, एक्सट्रीम वर्डिंग से परहेज करें। आप कुछ वर्डिंग इस तरह लिखें जो कि लगे कि आपका केस तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं कीजिएगा ये सोल्यूशन कभी किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। So never in your proposal, never use the strong wording like best, always. So, and also in your objectives, your scope should be measurable, relevant, time bound, and do not make it over ambitious. आप सोचें कि 2 साल का है, प्रैक्टिकली सोचें कि इश्यूज भी आ सकते हैं, चैलेंजेस भी आ सकते हैं। 2 साल के अंदर क्या डुएबल है वो, और क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीवेबल भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई इकोनॉमिकल बिजनेस का, तो आप ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद गुर्बत में ख़ात्मा हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी के रिडक्शन में हेल्प मिलेगी। सो इसी तरीके से डिफाइन द बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडीज़, कि आपका स्कोप क्या है। आप कोई स्टडी पर्टिकुलर प्रोविंस में करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सिटी में करना चाहते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में करना चाहते हैं, और या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में भी पर्टिकुलर कुछ एरिया है, फील्ड है, उसमें करना चाहते हैं। सो यू नीड टू डिफाइन योर स्कोप इन दिस स्टेज 1 प्रपोजल। मेंशन की रिसर्च क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एरियाज ऑफ इम्पैक्ट।
अब ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है इस सेक्शन में लिखना, और अवॉइड करें लेंदी या वर्डी किस्म के स्टेटमेंट से। जो चीज़ आप अगर 5 लफ्ज में लिख सकते हैं तो उसको 5 लफ्ज में ही लिखें, बजाय कि उसको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिखें और उसको लेंदी बना दें, बिकॉज एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इंश्योर अलाइनमेंट विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब चूंकि ये 5-6 चीजें, तो आपके ऑब्जेक्टिव स्कोप अलाइन होने चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपने जो लिखा है कि ये प्रॉब्लम होती है और मैं ये सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो। सो इसकी अलाइनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो यूजुअली ये होता है कि हम टीम वर्क में ये कहते हैं कि यार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम तुम लिख देना, ऑब्जेक्टिव्स तुम लिख देना, फला एक बंदा मेथोडोलॉजी लिखे। लेकिन कोई एक बंदा होना चाहिए जो इन तीनों चीज़ों को एक लाइन में लेकर भी आए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एवरी सेक्शन शुड अलाइन विद ईच अदर। रिसर्च सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एड्रेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द पास्ट ग्रांट्स मिल जाती थी लोगों को, और फिर कोई 2 साल के की वजह से वो 2.5 साल या 3 साल कर देता है। अगर आप देखें तो HSC ने अभी रिक्वायरमेंट भी रखी है, अगर किसी का प्रपोजल टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो वो एलिजिबल भी नहीं है। अब उनके पास इशू ये होते थे या उनके पास जस्टिफिकेशन ये होती थी कि जी फ्लड आ गया, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, या जी धरने हो गए, इस वजह से हम ये ना कर सके वो ना कर सके। अब क्या है, अब स्टेज 1 पे ही आपसे पूछा जाता है क्या एंटिसिपेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं और उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है। सो आपके स्टेज 1 के प्रपोजल में ये लिखना भी इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या एंटीसिपेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, और उस एंटीसिपेटेड चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। तो वो भी आपने 500 वर्ड्स में लिखना है। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, academic policy, highlight how the research fill a critical gap, address potential challenges, funding, data availability, interdisciplinary barriers and mitigation strategies। मिसाल के तौर पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी एक चैलेंज है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री और एकेडमिया का चूंकि कोलेबोरेशन इन द पास्ट नहीं हुआ, सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस ये एक पोटेंशियल चैलेंज है कि हो सकता है इंडस्ट्री कोलेबरेट ना करे, हो सकता है इंडस्ट्री उस तरीके से आपको सपोर्ट ना करे जिस जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप एक उसके साथ मिटिगेशन स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं कि जी हम इंडस्ट्री के साथ रेगुलर मीटिंग करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी ही मेन कर्व से पूरे प्रपोजल का, स्टेज 1 के प्रपोजल का ये बताता है। इवन देखिए आपका सॉल्यूशन, आपका आइडिया भी बेहतरीन हो सकता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी बेहतरीन हो सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, यानी पूरी रिसर्च के 20 मिलियन रुपीस की रिसर्च का जो ब्लूप्रिंट है, जो मेन आइडिया है, मेन प्लान है, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी पे लास्ट था। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ योर होल प्रपोजल। आपका आइडिया बेहतरीन हो सकता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपका क्या डिजाइन होगा, हाउ वुड यू एग्जीक्यूट द होल रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है 1000 वर्ड्स में आपने लिखना है डिस्क्राइब, जिसमें आई वुड सजेस्ट कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कंपोनेंट है, उसके फर्दर आप 4-5 सब सेक्शन बना सकते हैं, जिसमें यू कैन राइट व्हाट इज योर डिजाइन ऑफ द स्टडी, आइदर इट्स अ क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड है, या इवन आप सेकेंडरी डेटा कोई नैरेटिव रिसर्च टाइप ऑफ कर रहे हैं। और डेटा आप कैसे करेंगे, वेदर यू विल कलेक्ट सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस करेंगे, या कोई सिमुलेशन स्टडी करेंगे, और या इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, रैंडम सैंपल होगा, नॉन रैंडम सैंपल होगा, एंड दैट इज लास्ट इंपॉर्टेंट। डेटा कैसे एनालिसिस करें, क्वालिटेटिव डेटा होगा तो कैसे एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो कैसे एनालिसिस करेंगे, और अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है, सेकेंडरी डेटा आता है, या जो आप पायलट टेस्टिंग करें, जो भी टूल या इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको चेक करने का क्या मैकेनिज्म होगा, ये डेटा एनालिसिस टेक्निक पे होगा। इसमें एक और भी सेक्शन आप लिख सकते हैं, दैट इज इथिकल कंसिडरेशन। आप कोई भी जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें इथिकल कंसिडरेशन आपने कोई रखी है
क्या आप डेटा कलेक्ट करने से पहले कोई कंसेंट, कोई IRB अप्रूवल, इथिकल अप्रूवल लेंगे, या कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपकी इस पूरी स्टडी से कोई ह्यूमन या कोई एनिमल को हार्म ना पहुंचे उनकी, या खासतौर पे ह्यूमन को कुछ साइकोलॉजिकल या फिजिकल कोई थ्रेट फील ना हो ड्यूरिंग दिस रिसर्च। तो इथिकल कंसिडरेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में 5-6 सेक्शंस आप बना सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और ये पूरी रिसर्च को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सो इंश्योर मेथोडोलॉजी अलाइन विथ योर रिसर्च प्लान या रिसर्च ऑब्जेक्टिव। और मेथोडोलॉजी में जो आपकी 4 ऑब्जेक्टिव्स या 5 ऑब्जेक्टिव, जितने भी आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखे, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन हो इन ऑर्डर टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स। और फिर आपने, अगर आप एक टेबल बना दें, मैट्रिक्स टेबल के ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, ये रिसर्च डिजाइन होगा और ये इसका आउटकम, इस तरह डेटा एनालिसिस या दैट विल बी अ पैरामीटर टू अचीव दिस पर्टिकुलर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इन द सेकेंड लास्ट स्टेज एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम्स में बेसिकली इन अदर वर्ड जब आप कोई भी रिसर्च कर देते हैं उसमें आता है रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग। अगर प्रपोजल है तो फिर एक्सपेक्टेड आउटकम कि ये जो आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, क्या क्या एंटीसिपेटेड फाइंडिंग होगी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, यानी ये हो जाने के बाद जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके कर जाने के बाद क्या होगा। सो उसकी इम्प्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, एंटीसिपेटेड फाइंडिंग इन देयर सिग्निफिकेंट, और स्पेसिफाई हाउ आउटकम विल कंट्रीब्यूट टू एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड पॉलिसी, जिसमें आपकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्प्लीकेशन कि ये सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाने के बाद ये आउटकम आएगा और ये आउटकम ये चेंजेस लेकर आएगा, ये इम्प्लीकेशंस होगी। एंड डिस्कस पोटेंशियल कमर्शलाइजेशन सोसाइटिकल बेनिफिट, के अगर इसको आपने फर्दर सस्टेन करना है तो क्या इसकी आपका प्लान होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट कि हाईलाइट सस्टेनेबिलिटी इन फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। ये NRPO के अंदर ये स्टेज 1 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि योर प्रपोजल शुड बी सस्टेनेबल। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल का है। बेसिकली जो डोनर एजेंसी है या HAC है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि 2 साल के बाद ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या जो टूल आप कर रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या, वो कैसे सस्टेन करेगा। इन सस्टेनेबिलिटी यू नीड टू मेंशन, आप कोई भी जो प्रपोजल बना रहे हैं आपने सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है स्टेज 1 के अंदर भी, कि ये प्रोजेक्ट अगर हो जाता है यानी आपको ग्रांट मिलती है और आप एग्जीक्यूट करते हैं तो 2 साल के बाद भी ये प्रोजेक्ट या ये टूल या ये चीज़ जो आपने इंडस्ट्री को लिए प्रोवाइड किया या जो सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया ये सस्टेन करेगा इवन फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। सो आप जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो सस्टेन हो। ये नहीं कि 2 साल ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और किस्सा ख़त्म। दे वांट टू मेक श्योर कि इट इज़ रिमेन कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। और इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपके 5 ये जो सेक्शन में फिट नहीं बैठती, आप उसके अंदर वो एडप्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी वैक्सीन है, कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा मेथड है या कोई ऐसा AI मॉडल है जिस पर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, अब वो आप कहीं मेंशन नहीं कर, आप उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे सकते हैं कि ये जी मैंने काम किया है, कुछ हद तक इसकी पायलट टेस्टिंग हो गई है, प्रोटोटाइप बन गया और मुझे फंडिंग की ज़रूरत है ताकि मैं ये चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप सब वो चीज़ें एडअप कर सकते हैं। एंड देन देयर आर फ्यू टिप्स, इंश्योर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड लॉजिकल फ्लो इन राइटिंग। अगेन प्रपोजल बनाना एक आर्ट है, यानी आपका आइडिया, आपका सोल्यूशन, आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। दूसरा राइटअप, पूरा प्रपोजल का जो राइटअप है वो दूसरा एक आर्ट है, जो क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका दिमाग में चल रहा है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ये एक आपकी काबिलियत है। लेकिन उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको टेक्स्ट में लेकर आना, ये दूसरी काबिलियत है। तो कुछ लोग एक काबिलियत में अच्छे होते हैं, दूसरे में वीक होते हैं, इस वजह से रिव्यूअर को बात समझ में नहीं आती है एंड देन प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता। तो राइटिंग जो है, क्लियर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंस हो, जो आपने फर्स्ट टाइटल में लिखा है, जो स्टेबल प्रॉब्लम में लिखा है, और लास्ट एक्सपेक्टेड आउटकम में भी एक पूरा एक उसका कोहेरेंस होना चाहिए।
जैसे इमरान साहब ने कहा अगर आप एआई को यूज करते हैं तो एआई कभी यहाँ से कुछ चीज उठा दे देगा, कुछ वहां से चीज, वो ह्यूमन टच उसमें नहीं आएगा। और इवन अगर आप एक टीम में काम करते हैं और टीम में अगर 2 या 3 लोग अलग अलग कंपोनेंट पे काम करें, उसमें भी कोहेरेंस नहीं आएगा। कोहेरेंस के लिए जरूरी है कि एक बंदा है पूरे प्रपोजल को देखे और उसमें एक सिंगल फ्लो लेकर आए, पढ़ने वाले को यही लगे कि किसी एक सिंगल ऑथर ने बनाया। लॉजिकल फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अवॉइड करें ये अननेसेसरी जॉर्गन से, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करें, ये यकीन जानिए कि आप भी उसमें माहिर हैं। रिव्यूअर जर्नल तो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो सोल्यूशन रिव्यूअर के पास नहीं है। अगर वो होता तो उसको ग्रांट मिल चुकी होती है। वो रिव्यूअर है। रिव्यूअर एक जर्नल आइडिया, जर्नल फील्ड का एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको आप प्रपोजल बन रहे हैं, उसमें सिर्फ आप ही एक्सपर्ट हैं। इसलिए अवॉइड करें अननेसेसरी जॉर्गन से। डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये बात तो रिव्यूअर को पता ही होगी। अगर वो कोई ऐसी चीज है, टेक्निकल वर्ड्स है, उसको 1 सेंटेंस में 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करें। और अननेसेसरी जो अनफेमिलियर एक्रोनेम्स होते हैं ना, एब्रीविएशंस है, उससे भी परहेज करें। अगर लिखना है तो फर्स्ट टाइम फुल फॉर्म लिखें, देन उसको एज ए एक्रोनेम यूज कर सकते हैं। कीप द लैंग्वेज प्रिसाइज, डू नॉट यूज फैंसी वर्ड्स। और पढ़ने वाले को भी पता चल जाता है कि एआई का कंटेंट है या इसका अपना कंटेंट है। ये अपना कंटेंट है तो ये जो कहना चाहता है वो सही स्टोरी पे लिख पाया नहीं पाया। तो आपकी लैंग्वेज भी प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इट शुड बी मोर एकेडमिक। अलाइन रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स मेथोडोलॉजी, जो 5-6 सेगमेंट्स हैं ये सब एक दूसरे से अलाइन होने चाहिए। सपोर्ट क्लेम विद स्ट्रॉन्ग लिटरेचर एंड एविडेंस। अगेन 1-2 प्रपोजल अभी मैंने देखे थे, इसी रिव्यू कर रहा था, अच्छे लिखे हुए, लेकिन सिर्फ ये लिखा है कि ये मसला है, इस मसले का ये मेरे पास हल है। आप एक चीज तो ये याद रखिए, रिसर्च के अंदर आपका कोई ख्याल नहीं होता। आप अपने ख्याल को रखें साइड में, आप जो भी कहना चाहते हैं उसकी कोई दलील पेश करें, कोई लॉजिक पेश करें, कोई जस्टिफिकेशन पेश करें। अगर आप कहते हैं कि कोई चीज प्रॉब्लम है तो कन्विंस करें कि वाकई प्रॉब्लम है। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लिटरेचर एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। डू नॉट अज्यूम कि यू आर द एक्सपर्ट, सो यू आर सेइंग, तो वही ऑथेंटिक बात होगी। यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस। सो अगर आप स्टेज 1 के प्रपोजल के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग लिटरेचर और एविडेंस प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ some recent studies, that will provide support to your claim and it will also strengthen your overall proposal. रिव्यूअर को भी ये लगता है कि ये बंदे ने या बंदी ने मेहनत की है, रिसर्च की है, उसकी बेस पे प्रपोजल लिखा है। एंड लास्टली क्या, फॉलो HSC गाइडलाइंस। और इस चूँकि ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पर लिमिटेड 500 वर्ड्स की एक वो है, उससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते। फिर भी फॉर्मेटिंग और इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई सेंटेंस ब्रेक हो रहा है तो मेक श्योर कि इट नॉट ब्रेक। और इसी तरीके से कोई अननेसेसरी फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलम, इससे भी परहेज करें। दीज आर आल्सो अदर कॉमन मिस्टेक्स जो रिसर्च प्रपोजल में होती है। लैक ऑफ क्लियरिटी इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स, वीक जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च सिग्निफिकेंस, अनस्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी विद मिसिंग डिटेल। मेथोडोलॉजी जितनी वाज़ेह होगी, जितनी क्लियर होगी, उतना ज़्यादा चांसेस है प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के। और मेथोडोलॉजी में आप अननेसेसरी डिटेल से भी परहेज करें। ये ना लिखें क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है या क्वांटिटेटिव में ये होता है। ये रिसर्च की 2 टाइप्स होती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में डिफाइन ना करें, बल्कि वो जो चीज़ मेथोडोलॉजी या मेथड या डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हैं, आप क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्यों उसको जस्टिफाई करें। अनरियलिस्टिक टाइमलाइन इन बजट, ये एक बड़ा मसला होता है कि आप मेक श्योर करें वो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो। और ओवरली एम्बिशियस स्कोप बियॉन्ड फिजिबली लिमिट्स, आप कहते हैं कि इससे प्रपोजल करने से एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। सो डू नॉट ओवर एम्बिशियस के ये हो जाने के बाद ये कुछ हो जाएगा। सिर्फ वो लिखें जो वाकई डुएबल है, जो आप कर सकते हैं, जिसको 2 साल के बाद आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं हाँ ये मेरे TOR के मुताबिक ये मेरे आउटकम्स हैं। Poor formatting and non-compliance with the guidelines,
ये इट इज़ आल्सो मेक श्योर कि आप गाइडलाइंस को पढ़ें, जो HSC की पॉलिसी है उसको पढ़ें और फिर सबमिट करें। आप यकीन करें, रिव्यूअर जो होता है ना, मैं खुद भी रिव्यूअर हूँ, तो जब हम ये देखते हैं ना कि कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि गाइडलाइन में लिखी हुई थी वाज़े और फिर भी फॉलो नहीं किए, तो उस प्रपोजल को कोई नहीं पढ़ता। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि इस ऐसे बंदे को 20 मिलियन की ग्रांट वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा जिसने 2 पेज का पॉलिसी गाइडलाइन ही नहीं पढ़ी। सो फॉर्मेटिंग कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर ये जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्टेज 2 के अंदर ये सब रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी, एकेडमिक कोलैबोरेशन की डिटेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, फिजिकल रिसोर्सेज फैसिलिटी, साइंटिफिक पर्सनल्स, ये सब डिटेल्स जो है आपसे मांगी जाएगी। प्रीवियस रिसर्च ग्रांट कोई ली है नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, अभी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड प्रपोज बजट एंड टाइमलाइन। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टेज 2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप स्टेज 1 के लिए जो भी काम करें मेक श्योर करें कि ये फर्दर डिटेल आपसे मांगी जाएगी, उसमें काफ़ी सारी डिटेल होगी। तो स्टेज 2 पे या स्टेज 1 पे जो अभी प्रपोजल बना रहे हैं, आप इतना क्लियर कर लें अपने आप को कि आपसे कोई भी डिटेल मांगी जाती है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर आपको अभाम ना हो कि ये अब मैं read all the instructions for application form. Be realistic, not overly ambitious. Discuss potential problem area and possible solutions. Be explicit. Reviewers cannot read your mind. So, or reviewers is not expert in every field. Is not expert in your field either. वो एक जनरल फील्ड में एक्सपर्ट है, वो देखना ये चाहता है कि आप कन्विंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Don't expect reviewers to read between the lines. Don't assume they know what you are intending to. Explain. एंड ये रूब्रिक्स है, इस रूब्रिक्स की बेस पे रिव्यूअर जो है प्रपोजल देखेंगे स्टेज 1 के, और स्टेज 1 का जो प्रपोजल है डबल ब्लाइंड रिव्यू होगा, व्हिच मींस रिव्यूअर डज नॉट नो हु इज द ऑथर एंड ऑथर डज नॉट नो हु इज द रिव्यूअर, सो दैट विल बी अ डबल ब्लाइंड रिव्यू। स्टेज 1 जब कंप्लीट हो जाएगा फिर डिटेल प्रपोजल के लिए ऑथर को या ग्रांटी को कहा जाएगा। दीज आर आल्सो 10 कॉमन राइटिंग एरर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको अब कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि क्या एक से ज्यादा प्रपोजल सबमिट कर सकता है कोई? नहीं, कोई पीआई पे एक वक्त में एक ही प्रपोजल जमा हो सकता है। जी, एक पीआई एक वक्त में एक प्रपोजल सबमिट कर सकता है। एक बंदा को पीआई हो सकता है किसी दूसरे प्रपोजल में। ठीक है, थैंक यू। और अच्छा, ये को-पीआई का नाम कहाँ ऐड होगा? इस बार को पीआई का नाम ऐड करने की कोई डिटेल अभी सच इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। जब स्टेज 1 को, क्योंकि उसमें तो जगह ही नहीं है। हाँ, स्टेज 1 जब क्वालिफाई हो जाएगा देन उसमें फिर सब डिटेल मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट ये सब अपलोड करने होंगे। अच्छा, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन सर, है? जी, को-पीआई का भी पीएचडी होना लाजमी है या इसकी क्या रिक्वायरमेंट है खुद को-पीआई? वैसे तो अब इसमें नहीं लिखा कि को पीआई क्या है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट पीएचडी स्कॉलर हो या उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो तो वो को पीआई बन सकता है। पास्ट में मैंने देखे हैं को पीआई ऐसे हैं जो कि नॉन पीएचडी हैं और वो को पीआई भी हैं। सर, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सवाल ये था कि जो अगर हम बेसिक रिसर्च करते हैं, जैसे कि आपने बार बार मिसाल भी हमें दी थी कि आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रेन हैं उनके ऊपर अगर काम किया जाए, अब उसके अंदर अगर हम कम्युनिटी इंगेजमेंट कर देते हैं, यानी कि उस एरिया की कम्युनिटी को इंगेज करके जो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन है, अब ये जो इंगेजमेंट हो रही है कम्युनिटी की या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की, तो इनको किस तरीके से कोलैबोरेट किया जा सकता है? ये बेसिक रिसर्च में शामिल होंगे या उसमें आ जाएंगे सर? नहीं, ये अब आप
ज़रूरी देखें, पहले तो ये वाज़ेह करने ज़रूरी नहीं है आप कम्युनिटी को इंगेज करेंगे तो वो बेसिक रिसर्च और स्ट्रेटेजिक रिसर्च ये दो अलग अलग थीम है। रिसर्च में भी आप कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक में भी कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप कोई ऐसा एग्जिस्टिंग नॉलेज है या आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर गैप है उसको आइडेंटिफाई करें कि कोई एक चीज़ एक्सप्लोर करें तो दैट वुड बी अ बेसिक रिसर्च। कोई सर्वे रिसर्च करें दैट वुड बी अ बेसिक रिसर्च। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सोल्यूशन वाकई यूजेबल है दैट वुड बी अ स्ट्रेटेजिक रिसर्च। दोनों केस में आप इंडस्ट्री को या कोलैबोरेटर को या एनजीओ को अपने साथ कोलैबोरेट के लिए कर सकते हैं। सर जैसे स्कूल्स वगैरह जो हैं, कम्युनिटी के स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो ऑलरेडी इनको अब जब हम इंगेज करेंगे, अब उसके अंदर कोई ना कोई गैप से कोई ना कोई हम उसके अंदर बैरियर्स बता देंगे, तो ये बेसिक में इंक्लूड होगा या उसके अंदर हम इसको थेमेटिकल रिसर्च में लेकर आ जाएंगे? देखिए, ये बेसिक में होगा। बेसिक में इसलिए होगा कि यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर जस्ट हाँ, अगर मिसाल के तौर पे अगर स्कूल ये कहते हैं कि जो है ड्रॉप आउट बहुत होता है, ड्रॉप आउट बच्चे आते हैं ड्रॉप आउट करते हैं, अगर आप कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं, कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं, कोई ऐसा डैशबोर्ड बनाते हैं जिससे ड्रॉप आउट का सिस्टम क्या कहते हैं अलर्ट सिस्टम जारी हो जाए, दैट वुड बी अ स्ट्रेटेजिक रिसर्च। यानी आपने एक सिस्टम बनाया, डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद बेसिक मॉडल बनाया, सिस्टम बनाया और आप स्कूल को प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप इसमें बच्चों का डेटा दें और ये अलर्ट जारी कर देगा कि ड्रॉप आउट के चांसेस कितने हैं, दैट वुड बी अ स्ट्रेटेजिक रिसर्च। अगर आप कोई ऐसी रिसर्च करते हैं जिसमें आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस करके एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि यूजुअली हम अपने डिसर्टेशन वगैरह में करते हैं, दैट वुड बी अ बेसिक रिसर्च। थैंक यू सर। आई थिंक अब किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। जी मुझे एक क्वेश्चन है। पूछें। कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? यस आई कैन हियर यू। मुझे बस आज दिन में किसी और ने भी ये किया था कि हम जो रेफरेंस आपने बताया था कि साइटेशन हम दे सकते हैं, अगर हम साइटेशन प्रॉब्लम में देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, तो हम इस स्टेज पे रेफरेंस और साइटेशन ने देनी है या नहीं देनी? बस ये क्वेश्चन है। इनटेक्स साइटेशन दे दें, अच्छी बात है, क्योंकि ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि व्हाट यू आर सेइंग is not your statement, it is someone else's statement which you are citing. So in-text citation दें, that is strengthen your proposal. References चूंकि अभी रिक्वायर्ड नहीं है स्टेज 1 में, तो आपको देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहीं सेक्शन ही नहीं है रेफरेंसेस देने का। तो in-text citation दे दें, रेफरेंसेस नॉट रिक्वायर्ड। जो एक और क्वेश्चन है कि आपका जो आपने बताया कि आपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंशन करने हैं, और सम टाइम जब आप रिसर्च करते हो तो तब आपको पॉसिबल प्रॉब्लम आप तब फेस करते हो, तो हम पहले कैसे प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं? रिसर्च करके, लिटरेचर रिव्यू करके, या इंडस्ट्री के साथ राब्ता करके, आपकी जिस फील्ड है उसके सेक्टर, उसके इंडस्ट्री में जाकर उनसे राब्ता करके उनसे पूछे प्रॉब्लम क्या है और आप उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सॉरी एक मिनट, ये तो हमें पता है कि हम किस प्रॉब्लम का हल करने जा रहे हैं, लेकिन जो उससे रेलेवेंट के, जैसे आपने बताया था कि कोविड आ गया, ये इस तरह जो लेट होने के जो चैलेंजेस बने ना, तो वो वाले चैलेंजेस हमें तो नहीं पता चला। तो बस अब देखिए, अगर नहीं पहले तो ये ना, ये इसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कोई काम करने जाऊंगा उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। हाँ, मैं कोई काम कर, मिसाल के तौर पे, अब सुन लेना, मिसाल के तौर पे मैंने सेशन लेना है, सेशन लेने के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? चैलेंजेस ये सेशन लेने के लिए हो सकता है लाइट ना हो, इंटरनेट ना हो, तो मेरे पास एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर लाइट नहीं है तो मेरे पास कुछ बैकअप सिस्टम हो। मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, क्या पोटेंशियल चेंज, मैं एजुकेशन का बंदा हूँ, मुझे डेटा कलेक्ट करना है स्कूल से, मेरे लिए पोटेंशियल चैलेंज ये हो सकता है कि जब मैं डेटा कलेक्ट करने जाऊँ वहाँ पे मानसून की बारिश है और फ्लड आ जाए, स्कूल बंद हो जाए। मेरे लिए चैलेंज हो सकता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से स्कूल बंद हो जाए, तो मेरे पास एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करूँगा या ये करूँगा। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता, ये जो काम आप करते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पोटेंशियल चैलेंज या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं,
इंडस्ट्री कोलैबोरेट नहीं कर रही, सो दैट वुड बी अ पोटेंशियल चैलेंज दैट यू नीड टू मेंशन के हाउ यू विल एड्रेस दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच. एनीवन एल्स प्लीज क्विकली करें ताकि इसको बस 10 मिनट में खत्म कर दें. सर एक तो मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो गाइडलाइंस और पॉलिसीज एचईसी की बात की है, इसका काइंडली कोई लिंक शेयर कर दीजिएगा. HSC और के इसी से रिलेटेड जी जी सर. हाँ, मैंने कहा HSC की वेबसाइट पे ही सारे पढ़े हैं, मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर भी शेयर कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू. और ये चैट में एक इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा, उनका माइक काम नहीं कर रहा. वो ये कह रहे हैं कि पास प्रोजेक्ट की जो है प्रपोजल, उसका कोई सैंपल वगैरह अगर आप शेयर कर दें जो HSC ने अप्रूव किया है. नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, वो HSC ने रखे हुए हैं और वो HSC अलाउ नहीं करती शेयर करना. डॉक्टर साथी साहब, आई हैव वन मोर क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम. वो ये है कि जो कि गाइडलाइन हमें मिली है या एड में ये आया है कि इंडोर्स करना है और ने उसके बगैर जो है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो ये इंडोर्समेंट का तो ऐसा सच हमने नहीं देखा अभी फिलहाल. तो अभी प्रपोजल भी रेडी नहीं है और आप देखें कि 2 दिन है, तो अगर वीकेंड पे कुछ टाइम मिलता है, जैसे फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे है. क्वेश्चन पूछे आप, क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उसकी इंडोर्समेंट के लिए क्या इंडोर्समेंट उसकी कब चाहिए या वो क्या इंडोर्समेंट होगी उसकी ना. देखें, अभी चूंकि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, इंडोर्समेंट से मुराद ये कि आप प्रपोजल आप बना दें, फिर और एक के बाद ले जाए कवरिंग लेटर के साथ और उनको कहें ये मेरा प्रपोजल है, NRP के लिए मैंने सबमिट कराना है, काइंडली इसको आप अप्रूव कर दें, आपको इंडोर्स कर दें. आप वो एक लेटर देंगे ओके या इंडोर्स, आप अपने पास रखें ताकि स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई होता है, और आपसे स्टेज 2 पे आप जो डिटेल प्रपोजल मांगते हैं तो आपसे ये लेटर ऑफ इंटेंट, इंडोर्समेंट लेटर, ये सब मांगेंगे. तो इसलिए ये इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप प्रपोजल बना दें, आप क्वालिफाई कर दें, रिव्यूअर टाइम लगा दे आपके प्रपोजल को और आपको ओके भी हो जाए, बाद में NR जो OREC है वो कहे कि आपने हमसे पूछे बगैर प्रपोजल क्यों सबमिट कराया. तो इसलिए आपसे OREC की या यूनिवर्सिटी की इंडोर्समेंट ज़रूरी है. ये सर अभी चाहिए हमें, इसी टाइम पे चाहिए? अभी चाहिए, बिल्कुल अभी चाहिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जी जल्दी पूछना है, और कुछ ने पूछना है? इमरान साहब हैं या चले गए? अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर, जब हम ये ऑनलाइन सबमिट कर लें तो ऑनलाइन सबमिशन के बाद ये हम और एक साथ वो कांटेक्ट कर लेंगे. जी हाँ, मेरा देखिए ये ऑनलाइन सबमिट हो गया, फिर और एक ने कहा ये आपने हमसे पूछे बगैर क्यों किया. बेहतर ये ना सबमिशन से पहले आप करें. जो सबमिट आप करेंगे वो चीज़ MS वर्ड में करें, प्रिंट निकालें, कवर लेटर के साथ OREC को दें कि जी ये मेरा आइडिया है, ये मैं पिच करना चाहता हूँ, काइंडली इसको अप्रूव कर दें. वो कोई इशू नहीं होता. OREC खुद चाहता है कि उनकी फैकल्टी जो है सब प्रपोजल सबमिट करें. नो वन वुड क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू. आई वुड बल्कि ये इंकरेज करेंगे, सजेस्ट करेंगे. सो इंडोर्समेंट कोई इशू नहीं है. अच्छा, मतलब सर एक बार हम सबमिट कर ले इसी को, उसके बाद हमने वो उससे प्रिंट लेके. जी बिल्कुल सर, वो प्रिंट की तो ऑप्शन ही नहीं आ रही, मैंने सुना है. देखिए मेरा आप MS वर्ड में प्रपोजल बनाए जो रिक्वायर्ड है, OREC के पास जाएं कि ये प्रपोजल है जो मैंने NRPO में सबमिट कराना है, वो उनसे इंडोर्समेंट ले लें, उनसे अप्रूवल ले लें. वो कहते हैं ठीक है गो हेड. जब गो हेड हो जाए वही MS वर्ड वाला कंटेंट कॉपी करें ऑनलाइन पोर्टल में और पेस्ट कर दें और सबमिट कर दें. एटलीस्ट आपके पास कोई एविडेंस होगा कि स्टेज 1 का प्रपोजल जो आप NRPO में सबमिट करा रहे हैं OREC ने उसकी इंडोर्समेंट दे दी है. सर लेकिन उसमें तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ऑप्शन नहीं है, उसमें तो सारे ऑनलाइन सबमिशन है. हाँ मुझे सर पता ऐसे है. हमने दिया If I can प्रोसेस है ना, वो कब हम इंडोर्समेंट देखें आज जो है ठीक है ना करा. मैं कोई HSC थोड़ी, आपने क्वेश्चन पूछा है कर है तो हाँ ये दिस इज द वे. उसमें सजेशन दे दूं. जी
अच्छा, एक तो ये कि हर यूनिवर्सिटी का और एक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से डील कर रहा हूँ। जब कोई चीज रिटर्न में नहीं है ना कि इंडोर्समेंट चाहिए, तो आप अपने और एक को कांटेक्ट कर लें। हमने अपने और एक को कांटेक्ट किया और उन्होंने जो कहा है कि आप ये कर देना, वो हम कर देंगे। बिल्कुल हो गया। बिल्कुल अपने और एक से कांटेक्ट करें, बिकॉज कोई कुछ कहे तो आप वो कोट नहीं कर सकते ना अपने और एक वाला, बिकॉज रिटर्न पॉलिसी नहीं है। रिटर्न पॉलिसी हो, उसकी एक्सप्लेनेशन तो कोई दे सकता है, लेकिन आपके और एक वाले किस चीज को बाद में ऑन करेंगे, किसको नहीं करेंगे। बाद में कभी वो कहते हैं आपने हमारे से पूछा नहीं, हमने ऑन कर दे। कभी वो कहेंगे आप हमें बता दें तो हम ऑन कर लेंगे। आपके और एक वाले पे डिपेंड करता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो विश यू गुड लक। टाइम कम है और आकर प्रपोजल पे काम करते हैं। यू आर ऑल गुड लक टू सबमिट अ प्रपोजल। थैंक यू सो मच जी।